प्राचीन समय से ही भारत का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कई साम्राज्य हुए, जिन्होंने विस्तारवादी नीतियां अपनाते हुए खुद को यहाँ स्थापित करने की कोशिश की। इस कारण समय समय पर नए साम्राज्य बनते रहे और पुरानों का पतन होता रहा। इस कोशिश में कई निर्णायक लड़ाइयाँ भी होती रही। इनमें कुछ काल के गाल में समा गई तो कुछ को इतिहास के पन्नों में जगह मिली। तराइन की लड़ाई भी उन्हीं में से एक है। तराइन के युद्ध को भारत के इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध के बाद से ही भारत सैकड़ों सालों के लिए गुलाम हो गया था। बात आज से 1000 साल पहले की है, जब महमूद गजनवी ने 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक भारत के कुछ हिस्सों में राज किया। बाद में उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी ने गजनी को अपने नियंत्रण में कर लिया। सबसे पहले उसने खुद की सत्ता को वहां मजबूत किया, फिर उसने भारत पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद गोरी ने पूर्वी ईरान की तरफ से भारत में अपनी फौज के साथ चढ़ाई कर दी और यहीं से भारत की जमीन पर कब्जा करने का सिलसिला शुरू हो गया। साल 1175 के आसपास तक वह मुल्तान समेत लगभग पूरे सिंध पर कब्जा करने में सफल रहा। हालांकि उसका मन इससे भी नहीं भरा, तो वह आगे बढ़ा और साल 1186 में पंजाब पर हमला कर दिया। वह यही नहीं रुका, कई प्रांतों पर कब्जा करने के बाद गोरी के कदम पंजाब के भटिंडा की जमीन पर जा पहुँचे, जो दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सत्ता में आता था। भटिंडा के किले को फतेह करने की मंशा से गोरी की सेना ने वहां पर चढ़ाई शुरू कर दी। तभी भटिंडा के किले पर दुश्मन सेनाओं की बढ़ती हलचल ने वहां पर तैनात हिंदवी सेना को सचेत कर दिया। इसी के तहत साल 1191 में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के मैदानों में गोरी और उसकी सेना पर भयंकर धावा बोला और उसे वहां से खदेड़ दिया। चूँकि यह युद्ध हरियाणा के एक छोटे से शहर तराइन में लड़ा गया, इसलिए इस लड़ाई को तराइन की पहली लड़ाई का नाम दिया गया। पृथ्वीराज चौहान की सेना से हारने के बाद गोरी की हर जगह किरकिरी हुई। वह किसी भी तरह से तराइन को फतेह करना चाहता था। हर दिन तराइन को फतेह करने के लिए उसने दूसरी लड़ाई शुरू करने के लिए मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। इसी कोशिश में तराइन के पहले युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गोरी पूरे 1 साल तक अपने परिवार से नहीं मिला। असल में वह दूसरी लड़ाई की तैयारियों में जुटा था। उसके सिर पर तो तराइन को फतेह करने का भूत सवार हो गया था। आखिर 1 साल तक कड़ी रणनीति बनाने के बाद साल 1192 में गोरी ने अपने विशाल लश्कर के साथ एक बार फिर हरियाणा के तराइन शहर की ओर चढ़ाई शुरू कर दी। वहीं सम्राट पृथ्वीराज को गोरी की सेना द्वारा किए जा रहे हमले की तैयारियों की खबर पहले ही मिल चुकी थी। उन्होंने कुशल रणनीति बनाते हुए महत्वपूर्ण रास्तों को बंद कर दिया, ताकि गोरी की सेना अचानक से तराइन में हमला न कर सके। साथ ही सम्राट पृथ्वीराज ने भी अपनी सेना को संगठित कर लिया। इधर मोहम्मद गोरी तराइन के मैदान में पहुंच चुका था। उसने हजारों सैनिकों की मदद से पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य को घेर लिया। बावजूद इसके पृथ्वीराज के नेतृत्व में उनकी सेना ने गोरी का डटकर मुकाबला किया। कहा जाता है कि गोरी की फौज में हजारों लाखों फौजी थे, वहीं 20,000 लड़ाकुओं का एक विशाल लश्कर था। कुल मिलाकर इस बार गोरी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा था। इस कारण वह अपना दबदबा बनाने में कामयाब रहा। युद्ध की शुरुआत तीर कमान और भालों से हुई। दोपहर तक दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई। शाम होने तक खूब तलवारें चली। मैदान लाशों के ढेर में तब्दील हो चुका था। कई महान कहे जाने वाले योद्धा आज शहादत को चूम चुके थे, तो वहीं कई योद्धा बुरी तरह घायल होने के बावजूद एक दूसरे को ललकार दे रहे थे। संध्या का सूरज ढलते ही युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद दोनों सेनाएं अपने अपने खेमे में लौट गई। कहा जाता है कि गोरी ने युद्ध नियमों के विपरीत जाकर रात्रि के समय पृथ्वीराज की सोई हुई सेना पर हमला कर दिया। इस अचानक हमले से सम्राट पृथ्वीराज की सेना तीतर बीतर हो गई। हाथियों को निशाना बनाकर तीर मारे जाने लगे, जिससे वे पागल होकर इधर उधर भागने लगे और अपनी ही सेना के हजारों लोगों को कुचल डाला।
इसी अचानक हमले में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भी कैद कर लिया गया। सम्राट पृथ्वीराज को बंदी बनाकर जब गौरी के सामने पेश किया गया तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया और कई यातनाएं देते हुए अंततः गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारने का फैसला कर लिया। पर इतिहास अभी और कुछ लिखने वाला था। हुआ यूं कि इससे पहले गौरी पृथ्वीराज को मार डालता, उसी समय पृथ्वीराज के राजकवि चंद्रबरदाई ने गौरी को अपने राजा की एक खूबी बताई कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर हैं। वह मात्र आवाज सुनकर तीर चला सकते हैं। यह बात सुन गौरी ने रोमांचित होकर इस कला के प्रदर्शन का आदेश दिया। तब अंधे कर दिए गए सम्राट पृथ्वीराज को तीर कमान दिए गए। तभी कवि चंद्रबरदाई ने सम्राट से कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। चंद्रबरदाई की इन पंक्तियों को सुन सम्राट समझ गए कि गौरी किस दिशा में बैठा है और उन्होंने उसी दिशा में तीर दे मारा और गौरी को वहीं मार गिराया। इस तरह गौरी द्वारा अंधे कर देने के बाद भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपनी हार का बदला ले ही लिया। गौरी के मारे जाने के बाद उसकी सेना से बचने के लिए चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे के पेट में खंजर भोंककर आत्म बलिदान कर दिया। बताते चले कि सम्राट पृथ्वीराज ने गौरी को पहले भी युद्धों में 16 बार धूल चटाई थी, लेकिन हर बार उसे जीवित छोड़ दिया। 17वीं बार भी वह पृथ्वीराज को नहीं हरा पाता। अगर वह जंग उसने उसूलों से लड़ी होती। सम्राट की वीर गति की खबर सुनकर उनकी रानी संयोगिता ने भी सती होकर अपना जीवन खत्म कर दिया।